हाय एवरीवन। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड को। काफी लोगों के क्वेश्चन है स्टॉक के ऊपर कि हमें करना क्या चाहिए। स्टॉक जो है काफी ज्यादा गिर गया था अपने क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद में, और अभी इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है क्वार्टर टू का। और क्वार्टर टू का रिजल्ट अच्छा आने का मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके स्टॉक को खरीद लोगे। आप कंपनी के टेलविंड्स को समझो, इसके ग्रोथ ड्राइवर्स को समझो, कंपनी ने क्या न्यू डेवलपमेंट्स किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको साथ शेयर करेंगे, और क्या टेक्निकल नंबर्स हो सकते हैं जहां पे पोजीशंस बनाई जा सकती हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। आपको बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करें। तो जिनको बिजनेस मॉडल नहीं पता, मैं क्विकली उनको समझाता हूँ कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या। कंपनी बेसिकली जो है सर्विस एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि जितनी भी सर्विसेज इनके पोर्टफोलियो के अंदर है उन सबको इकट्ठा करती है, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, और जो भी रेवेन्यू आता है वो इनको कमीशन की फॉर्म में आता है। तो एयरपोर्ट पे जितने भी लाउंज है इंडिया के अंदर, वो जिनको उनके 100% लाउंज एक्सेस की जो एक सर्विसेज है वो इनके पास में है। और कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स होते हैं आपके हमारे जैसे, जिनके पास में भी वो कार्ड्स होते हैं जिसमें लाउंज एक्सेस प्रोवाइड होता है, या फिर स्पा सर्विसेज, गोल्फ सर्विसेज, बार सर्विसेज। ठीक है, ये सभी सर्विसेज जो इन कार्ड्स पे मिलती हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। तो ये लोग बीच में कमीशन लेते हैं। तो इनके वेंडर होते हैं ये सभी लाउंज और गोल्फ और सैलून सर्विसेज वाले। क्लाइंट आपके हमारे जैसे लोग, और मेन जो है बैंक है इनका क्लाइंट, क्योंकि बैंक हमें कार्ड देता है तो डायरेक्टली इनकी डीलिंग बैंक के साथ रहती है। ठीक है, तो पीछे जो इनके मार्जिन में जो इम्पैक्ट आया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नेट नेट आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल चलता है। बीच में ये लोग कमीशन इसमें लेते हैं। तो बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स आप देखोगे स्मॉल कैप कंपनी है, 2645 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी 35 का है। स्टॉक पी सस्ता है, अभी सस्ता इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने जो एक आप देख रहे हो अगस्त में 58 के आसपास था। 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई पी 148 के आसपास था जब भी ये स्टॉक मार्केट में आया था, जिस समय इसका आईपीओ लिस्टिंग हुई थी। अभी 35 के अराउंड है, तो स्टॉक सस्ते भाव में मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसका आरओसीई 76% का है, काफी हेल्दी है। आरओई 66% का है। तो 60% का आरओई इसीलिए है क्योंकि कंपनी जो है एसेट लाइट बिजनेस पे काम करती है। इनका खुद का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ इनकी टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है पिछले 5 सालों के अंदर, काफी सॉलिड टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है जो अपने वेंडर्स को देते हैं। इनके वेंडर्स उसको यूज करते हैं, उसी के बेसिस पर इनका बिजनेस चलता है। तो मेन खर्चा टेक्नोलॉजी का है, प्लस कुछ एम्प्लॉयज है इनके पास में, बाकी कोई खर्चा इनका है नहीं। तो इसीलिए इनका आरओई आरओसी काफी हेल्दी है। दूसरी चीज, जो मॉडल है बिजनेस कंपनी का, ये कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर है। इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट लाउंज है सब इनके पास में है, तो कोई इनका कंपटीशन नहीं है, इनकी मोनोपोली एक तरीके से इंडिया के अंदर। बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखते हैं, 282 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। पिछले सितंबर में इन्होंने 171 करोड़ किया था। 65% की ग्रोथ करी है इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर आप इनके प्रॉफिट पर नजर डालोगे तो प्रॉफिट भी ग्रो किया है, 18 करोड़ है। पिछली बार 15 करोड़ था, वो इसीलिए क्योंकि इनका रेवेन्यू काफी अच्छे से ग्रो किया है। दूसरी चीज, पिछले क्वार्टर में 7% का मार्जिन था, और जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, मतलब मार्च के कंपैरिजन में जून में मार्जिन आधा हो गया था। इसी रीजन से स्टॉक गिरा था। तो मार्जिन का ही मेन प्रॉब्लम है, जो कि कंपनी ने थोड़ा बेटर किया है। 2% से यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव किया है। मार्जिन इंप्रूव क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन नेट नेट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 2% की। 2% कम नहीं होता, 2% काफी एक अच्छा नंबर है। तो रिजल्ट हेल्दी है कंपनी का। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। रिजर्व्स 185 करोड़ के हैं। कंपनी के रिजर्व्स हर एक क्वार्टर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर कोई बोरिंग ही नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। 1 करोड़ की बोरिंग है, वो छोटी मोटी बोरिंग है इनकी लीज वगैरह की। फिक्स एसेट्स 12 करोड़ के हैं। कैश इन वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास कुछ है नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स जरूरत ही नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे सारा काम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने कुछ सेल आउट कर दिए। 46 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स रह के अब 2 करोड़ की हो गई है, तो 44 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कुछ इन्होंने सेल वेल कर दी होंगी। नेट नेट बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो पे अगर नजर डालोगे तो ये जो स्टेक जो यहाँ पे सेल हुआ है, ये सारा का सारा जो सेलिंग आप देख रहे हो, ये सब सेलिंग एफआईआई और डीआई ने करी है। क्यूआईबी ने सारा सेल करके पब्लिक को माल चिपका दिया है। पब्लिक के पास 22% का स्टेक हो गया है। एफआईआई डीआई के पास अभी भी लगभग 12% का स्टेक है। जिन स्टॉक्स के अंदर एफआईआई डीआई की होल्डिंग होती है, ऑपरेटर कहते हैं इनको, तो ऑपरेटर अपने स्टॉक को कभी भी नीचे के भाव में छोड़ता नहीं है। वो सिर्फ वेट करता है कब स्टॉक अच्छे रिजल्ट लेकर के आए, वो एक्यूमुलेट करता है नीचे के भाव पे, और फिर स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। तो नेट नेट अगर बात करें, नो डाउट देखो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है, बट स्टिल सेलिंग करने के बावजूद भी इनके पास में स्टॉक है और रिजल्ट ठीक ठाक है। तो हमें पता ही चलेगा एफआईआई डीआई कब वापस से इसमें एंट्री लेगा, कब स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस मॉडल को देखते हुए जिनके पास में स्टॉक है उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। उसके पहले हम एक बार इनकी बिजनेस जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है उसको भी देख लेते हैं, और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, आपको पता होने जरूरी है, वो ये है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो 100% लाउंज एक्सेस इनके पास है। कंपनी मार्केट लीडर है एयरपोर्ट लाउंज के अंदर। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर अभी
जो अनाउंसमेंट हुई थी गवर्नमेंट की साइड से कि 140 से लेके 220 न्यू एयरपोर्ट्स खुलेंगे 2025 तक। साल 2025 तक 140 से लेके 220 न्यू एयरपोर्ट्स अगर ओपन हो गए, तो आपको पता ही है कि लाउंज एक्सेसेस वगैरह होंगे, बाकी सारी सर्विसेज होगी, तो किसके पास जाएंगी? वो ड्रीम फोक्स के पास जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास में काफी बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी है। दूसरी चीज, कंपनी ने कुछ नई सर्विसेज ओपन करी हैं अपने कस्टमर्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इनकी यहाँ स्लाइड में दिखाया था आपको। और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि वहां से भी कंपनी को देखो रेवेन्यू आएगा। जैसे कंपनी देखो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फॉर ई सिम, ये उन्होंने न्यू सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हैं। जो भी प्रीमियम कस्टमर्स है, अगर उनको ई सिम चाहिए, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इनका जो मलेशिया का मार्केट है, ये वहां पर भी एंटर कर गए हैं। वहां पे कुछ की प्लेयर्स हैं जिनके साथ में इन्होंने अपना बिजनेस, उनको अपनी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है। और टेक्नोलॉजी ऑफर करेंगे तो ऑफ कोर्स इनको वहां से भी रेवेन्यू आएगा अपनी कार्ड बेस। तो लाउंज बिजनेस तो है ही, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी ये कुछ कुछ लोगों को अपनी दे रहे हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी कंट्री में लाउंज को कैसे करके मैनेज करना है वो आप कर सकते हो। तो मलेशिया से इनको रेवेन्यू आएगा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। थर्ड चीज जो इनको बेनिफिट आएगा वो गोल्फ गेम से आएगा। गोल्फ लेसन्स, जो भी गोल्फ आपको पता है प्रीमियम लोग गोल्फ को खेलते हैं, जिनके पास में भी प्रीमियम कस्टमर्स हैं, तो वहां से भी एक रेवेन्यू इनको जनरेट होगा। सैलून सर्विसेज शुरू करी है इन्होंने, एक बड़े सैलून के साथ मिल करके 200 लोकेशंस के अंदर ये लोग अपना एक्सेस शुरू करेंगे। तो नेट नेट कंपनी ने ये सभी तरीके की न्यू चीजें ऐड करी है जहां से इनको रेवेन्यू आएगा। कंपनी की कोशिश है अपने पाए को यहाँ पे इंक्रीज करना। प्लस इन्होंने एस्पायर लाउंज और प्लाजा प्रीमियम ग्रुप के साथ जो अपनी पार्टनरशिप करी थी, वो डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज के अंदर ग्लोबली ये लोग ग्रो कर रहे हैं उस चीज को भी, वहां से भी रेवेन्यू आएगा। उसके बारे में उन्होंने पिछली कॉन कॉल में ऑलरेडी बताया था कि काफी बड़ी पार्टनरशिप है, काफी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वाली पार्टनरशिप है वो। प्लस इनके जो मार्जिन, जिसके ऊपर हमने काफी बात करी है, इनके मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए हैं 2% से। जो हमने यहाँ पर देखा मार्जिन की सारी प्रॉब्लम थी इनके क्वार्टर के अंदर, मार्जिन 2% से इंप्रूव हो गया है। वो इसीलिए इंप्रूव हो गया है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो आगे पीछे थे। फॉर एग्जाम्पल वेंडर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट जो वेंडर ने इंक्रीज किया है जून में कर दिया, वेंडर ने बोला हम पैसे बढ़ा रहे हैं जून में, लेकिन ये अपने क्लाइंट को पास ऑन कर सकते हैं जब क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल रिन्यू होगा अक्टूबर में या नेक्स्ट ईयर रिन्यू होगा, तो क्लाइंट को आप तभी पास ऑन कर पाओगे जब क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करोगे। और वो भी 100% पास ऑन नहीं कर पाओगे, मे बी कुछ परसेंट करो या कुछ ज्यादा कर दो, वो एक कंपनी का अलग एक एंगल है। बट स्टिल समझने वाली बात यह है कि वो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है, जैसे जैसे ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लाइंट के साथ रिन्यू कर रहे हैं वैसे वैसे पास ऑन कर रहे हैं। तो वो मिसमैच कहीं ना कहीं खत्म होता जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, बाकी की सर्विसेज हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके से वीजा वगैरह ये अपने क्लाइंट्स को पहुंचाएंगे, किस तरीके से ये लोग स्पा सर्विसेज सैलून सर्विसेज उन्होंने शुरू करी हैं। ठीक है, एक जो यहाँ पर आपको रेड फ्लैग देखने को मिलेगा वो ये है कि जो हमारे बैंक्स हैं जो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बेसिस पे ये सभी प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करते हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं अपने क्रेडिट कार्ड मॉडल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी को पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है कुछ सर्टेन अमाउंट स्पेंड करने के बाद उसको लाउंज एक्सेस मिले, या हो सकता है कुछ अलग सैलरी बेसिस पे मिले, या कुछ और इनकम बेसिस पे उनको कार्ड मिले। तो कुछ चेंजेस हुआ है, कंपनी का यही कहना है कि वो चेंजेस बैंक ने शुरू कर दिए हैं और हो सकता है आने वाले दिसंबर तक आपको वो इनके रेवेन्यू के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले। अब देखो वो इम्पैक्ट कंपनी ने इसीलिए बोला है क्योंकि वो कंपनी मॉडरेटली या फिर आप कहोगे कंजर्वेटिव साइड पे बता देती है कि ये सब चेंजेस मार्केट में चल रहे हैं। हो सकता है ज्यादा इम्पैक्ट ना भी आए क्योंकि कंपनी खुद क्वांटिफाई नहीं कर पा रही है उस चीज को, बट स्टिल हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज हमें ये भी समझनी चाहिए, देखो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है कि इंडिया के अंदर आने वाले जो 20 साल है उसके अंदर 33 टाइम से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ग्रो करेगी। काफी लोगों के पास एक कार्ड है, दो कार्ड है, तीन कार्ड है, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, प्रीमियम कार्ड्स होते हैं। तो ऑफकोर्स जिसने ट्रैवल करना है उसने एयरपोर्ट जाना ही जाना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैवल ग्रो कर रहा है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है, डोमेस्टिक ट्रैवल चल रहा है। इंडिया में काफी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे G20 समिट हुआ था, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, और भी बाकी अभी आगे आगे कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो उसकी वजह से ट्रैवल ग्रो करेगा। लोग वैसे भी ट्रैवल के शौकीन है जो ट्रैवल करते रहते हैं। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ग्रो करेगी 19% CAGR से, ट्रैवल ग्रो करेगा, तो ड्रीम फोक्स जैसी कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस गिर गया तो कंपनी कल ही डूम्सडे में खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, आने वाले एक दो क्वार्टर के अंदर पॉसिबली हो सकता है कुछ कुछ परसेंटेज से आपको इनके रेवेन्यू में कुछ ना कुछ डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक या दो क्वार्टर से हमने कंपनी को जज नहीं करना चाहिए, हमें जज करना चाहिए आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में कंपनी कैसा ग्रो करेगी। उन चीजों को अगर आप फोकस करके करोगे तभी आप स्टॉक के अंदर पोजीशन बना पाओगे। तो नेट नेट देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जहां तक बात रही इनके फ्यूचर मार्जिन की, फ्यूचर मार्जिन जो है इनका लगभग 11-12% का कंपनी ने पिछली कॉन कॉल ने बताया था। कंपनी अभी भी सेम ट्रेजेक्टरी पे है, 11-12% का मार्जिन ये लोग करेंगे। प्लस 60 to 65% की ग्रोथ की बात करी है कंपनी ने। 65% देखो यहाँ किया, 66% यहाँ किया, तो आने वाले दो क्वार्टर में भी अगर इतना ग्रो करेंगे तो ओवरऑल ईयर इनका काफी अच्छा ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेट नेट
टेलविंड बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, कंपनी पूरी कोशिश कर रही है अलग अलग चीजों को ऐड करने की, अपने पाई को इंक्रीज करने की, कंपनी अच्छी पार्टनरशिप्स कर रही है, ग्लोबली इंक्रीज कर रही है, अपने सॉफ्टवेयर को भी सेल कर रही है, जैसे मलेशिया में इन्होंने सेल किया, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी को सेल कर रही है, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो नेट नेट लोग बोलेंगे भाई अब इतनी कहानी कर ली, अब करना क्या है, ये बताओ, मुद्दे पे आओ कि हम स्टॉक को बेच दें, सेल कर लें, ठीक है। तो देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप इतना बात अगर समझ गए हो कि बिजनेस ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगी, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए, 1 या 2 क्वार्टर के लिए नहीं, लगभग कम से कम 2 साल का व्यू लेके अगर आप चल सकते हो तो आप स्टॉक को जरूर होल्ड करो। आपका 1-2 क्वार्टर का व्यू है तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, आप इसमें मत एंटर करो। जो लोग यहाँ कहीं पे खरीद के बैठे हैं वो तो काफी अच्छे भाव में उन्होंने खरीद लिया, लगभग नीचे बॉटम को फिश किया है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। जो ऊपर के भाव में फंसे हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा स्टॉक जो है बेकार हो गया, ये वो आप यहाँ एवरेज आउट कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो प्लीज एवरेज भी मत करो। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट जो है क्लियरली ऑनेस्टली सारी चीजें बता देता है। इन्होंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने अभी फिर से बताया किस तरीके से इंडस्ट्री चेंज हो रही है। इन्होंने जो मार्जिन बोले थे वो कहीं ना कहीं ग्रो कर पा रहे हैं, जो उन्होंने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 60-65% की बताई थी वो भी ये कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट काफी स्मार्ट है, समझदार है, तो वो सब चीजों को देखते हुए आप लॉन्ग टर्म व्यूज में ले सकते हो। अगर आप टारगेट्स की बात करो तो ऑफकोर्स टारगेट आपके सामने है, यहाँ पे 506 के लेवल पे हमें स्टॉक अभी यहाँ कहीं दिख रहा है, और यहाँ से भी अगर आप ऊपर की साइड लोगे तो कहीं ना कहीं 100%, अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा तो 65% की ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, 70 के आसपास। और ऑफकोर्स यही नंबर नहीं है, स्टॉक जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो इस भाव से भी ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, उसमें वक्त लगेगा। हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, वो आपको मार्केट में कोई बता नहीं पाएगा। आप होल्ड कर पाओगे तो डेफिनेटली रिटर्न्स बना लोगे कंपनी के अंदर। और अच्छी चीज ये है, स्टॉक देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ नहीं जा रहा, नीचे इसने यहाँ का एक बॉटम बना लिया है कंसोलिडेशन फेज में, तो एंट्री लेने के लिए सही जगह है, प्लस पैनिक करने की कोई बात नहीं है। आप पेशेंटली होल्ड करो, हर एक कंपनी में 1 2 3 क्वार्टर खराब आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपका क्या व्यू है स्टॉक के बारे में, आप भी जरूर कमेंट करें, आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट करें, मैं वो भी आंसर करूंगा। आपको वीडियो में अगर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।